प्लेटो राजपुरोहित की वेशभूषा में आगे आगे चल रहे थे। राजा रानी के पग उन्हें पदचिह्नों का अनुसरण कर रहे थे। रानी के हाथों में नन्हा शिशु था जिनका नामकरण संस्कार होने जा रहा था। जिगुरात के मध्य बने विशाल और भव्य चबूतरे पर पहुंचकर प्लेटो रुके। उन्होंने पूर्ण धार्मिक विधि विधान के साथ महादेवता अलेक्जेंडर का स्तुति गान किया, उसके कृपा निधान का गुण गाया। फिर इस बात की प्रार्थना की कि महादेवता अलेक्जेंडर अपने सारे गुण, कीर्ति, यश, वीरता नन्हे शिशु के जीवन में भर देंगे। घूमकर महारानी के हाथों से शिशु को अपने हाथ में लिया, उसके मस्तक पर आशीष का हाथ फेरकर महादेवता के चरणों में रख दिया। अब जनसमूह इतना शांत था कि पत्ता भी हिले तो ध्वनि सुनाई दे जाए। प्लेटो ने घूमकर जनसमूह को संबोधित करना आरंभ किया। आज के इस पावन और पुनीत अवसर के गवाह लोगों, देवियों, सज्जनों, विद्वानों, मकटूनिया के महान वासियों, मैं महादेवता की कृपा को प्लेटो उद्घोषणा करता हूँ कि महाराजा धीराज फिलिप का कुलदीपक महादेवता अलेक्जेंडर की कृपा से पैदा हुआ है। इसी कारण मैं इसे महादेवता अलेक्जेंडर के नाम पर नाम देता हूँ। यह अलेक्जेंडर नामधारी आज का शिशु आने वाले कल में पूरे यूनान को एकता के सूत्र में बांधेगा। पूरे यूनान में अपनी कीर्ति पताका फहराने के पश्चात इसका अगला चरण विश्व को जीतना, अजय योद्धा महान अलेक्जेंडर कहलाना होगा। यह यूनान की सभ्यता और संस्कृति की ऐसी पताका विश्व में फहराएगा कि युगों युगों तक इसका नाम विस्मृत न किया जा सकेगा। मेरा आशीर्वाद इस शिशु द ग्रेट अलेक्जेंडर के साथ है और इसी के साथ इस राज्य और राज्य की जनता के लिए मैं महादेवता से मंगल कामना करता हूँ। अपनी उद्घोषणा पूर्ण कर प्लेटो ने झुककर द ग्रेट अलेक्जेंडर नामकरण प्राप्त शिशु को हाथ में उठाकर महारानी की गोद में दिया। माँ के स्नेहील आंचल की छाँव में शिशु के समाते ही चारों ओर से द ग्रेट अलेक्जेंडर के जय घोष बुलंद हो उठे। पुष्प वर्षा से जिगुरात का अहाता भरने लगा। शीतल मलय बहकर पुष्पों से उठने वाली सुगंध को समेटकर दिशाओं को महकाने लगी। वहाँ सुगंध से रचने बसने वाली हवाओं ने भी जैसे इस बात की ठान ली थी कि वे संसार के कोने कोने में वहाँ होने वाले आयोजन की खुशबू फैलाकर ही दम लेगी। सुगंधित हवाओं ने जैसे इस बात की तैयारी कर ली थी कि आने वाले 20 साल के बाद जिसके नाम का सितारा जग में जगमगाएगा, उसके नामकरण की खुशबू वे आज ही फैला कर रहेगी। सिकंदर की शिक्षा दीक्षा यूनान के विशाल साम्राज्य की स्थापना कर चुके फिलिप ने इस बात का हर समय ध्यान रखा कि उसके बाद उसे के छोड़े गए विशाल साम्राज्य को उसके पुत्र को ही संभालना है। इस ध्येय के निमित्त बचपन से ही पुत्र में विरोचित भाव भरने आरंभ कर दिए थे। अलेक्जेंडर को 10 वर्ष की आयु में पहुँचते पहुँचते सैनिकोचित सभी प्रकार की शिक्षाएं दे दी थी। युद्ध कला में उसे अत्यंत प्रवीण बना दिया था। फिलिप ने अपने पुत्र के न सिर्फ शारीरिक विकास का वरन बौद्धिक विकास के प्रयत्न में भी कोई कमी न छोड़ी थी। उन्होंने उस काल के सुविख्यात दार्शनिक अरस्तु को अपने पुत्र का शिक्षक तथा संरक्षक नियुक्त कर दिया था। अपने गुरु के महान व्यक्तित्व तथा सुरक्षा के प्रभाव से अलेक्जेंडर को अपने देश की सभ्यता तथा संस्कृति से विशेष प्रेम हो गया था। अपने देश की सभ्यता और संस्कृति का देश से बाहर प्रचार करने का उसने संकल्प ले लिया था। अलेक्जेंडर स्वयं भी अपने पिता की भांति बड़ा ही महत्वाकांक्षी युवक था। फिलिप ने उसके 17वें वर्ष में पहुँचते पहुँचते कुशल सेना नायक के गुण, सैनिक संगठन तथा संचालन की अपूर्व प्रतिभा भर दी थी। इन गुणों से युक्त होकर पिता के जीवन काल में ही उसने पर्याप्त सैनिक अनुभव प्राप्त कर लिया था। 326 ईसा पूर्व में फिलिप के निधन के पश्चात 20 वर्ष की आयु में अलेक्जेंडर मकटूनिया के सिंहासन पर बैठा। उसमें अपने पिता के साम्राज्य को संभालने की क्षमता थी। मकटूनिया का साम्राज्य संभालने के बाद अब उसे सिकंदर कहा जाना ही ज़्यादा उचित होगा। भारत के इतिहास में उसे सिकंदर महान कहा जाता है, अतः आगे लिखे जाने के लिए यही नाम प्रासंगिक भी है। फिलिप के निधन का समाचार मिलते ही छोटे छोटे राज्यों ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया। वे स्वतंत्र राज्यों की स्थापना के लिए सेना सहित मैदान में आ डटे। वे वहीं छोटे छोटे राज्य थे जिन्हें अपने बाहुबल से फिलिप ने जीता था। सम्राट फिलिप ने अपने जीते जी जिस
निष्कंटक राज्य की आधारशिला रखी थी, वह आधारशिला सिकंदर के राज्य सिंहासन संभालते ही टिकाऊ साबित न हुई। पिता के निधन का शोक भूलकर बलशाली सेना लेकर सिकंदर को युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा और संभवतः वह सिकंदर के भाग्य से अच्छा ही सुअवसर साबित हुआ। यदि राज्यों का विद्रोह न होता तो सिकंदर का संसार मकटूनिया या ज़्यादा से ज़्यादा यूनान तक सिमट कर रह जाता। राज्यों के विद्रोह को दबाने के लिए उद्देश्य से यह युद्ध भूमि में उतरे सिकंदर ने शीघ्र ही बड़ी सफलतापूर्वक उनका दमन कर दिया। राजसत्ता संभालते ही छोटे छोटे विद्रोहों को दबाने के मैदान ने जंग में उतरने वाले सिकंदर को जल्द ही इस बात का अनुभव हो गया कि युद्ध कैसे जीते जाते हैं। यदि इस अनुभव को उसने शुरुआती दौर में न उठाया होता तो उसका वीरोचित बल आगे चलकर इस बात के लिए शायद ही तैयार होता कि यूनान के बचे हुए भूभाग पर उसे अपनी विजय पताका फहराना, पिता के सपनों को साकार करना है। यदि समस्त यूनान पर अपनी कीर्ति पताका फहराने की अभिलाषा सिकंदर में न जगती तो विश्व विजेता बनने का स्वप्न वह कभी न सजा पाता। आरंभिक दिनों के छोटे छोटे युद्धों ने सिकंदर को अनुभवी भी कर दिया था तथा महत्वाकांक्षी भी बना डाला था। जीत का प्रारंभिक स्वाद चखने के बाद जीत का नशा ऐसा चढ़ा कि उसने पीछे मुड़कर देखने की भी आवश्यकता न समझी। प्यार का मधुर एहसास, लेकिन एक अन्य ओर देखने की आवश्यकता सिकंदर को अवश्य पड़ गई। उस ओर देखना स्वाभाविक भी था और उम्र का तकाजा भी। एक मीठी मीठी चितवन, मधुर रेशमी एहसास से मीठी गुदगुदी, वह मीठी चितवन और रेशमी एहसास से मीठी चितवन थी हेलेना। उस दिन संपूर्ण यूनान का विजेता बनकर वह नगर में प्रविष्ट हो रहा था। उस समय चारों ओर से पुष्प वर्षा हो रही थी, उसकी यशोगाथा के गीत गाए जा रहे थे। तभी भीड़ को चीरती हुई एक यूनानी षोडशी बाला हाथ में पुष्पों की माला लिए बीच रास्ते में आ गई। दोनों किनारों पर साथ साथ चल रहे सिकंदर के अंगरक्षकों ने उस यूनानी सुंदरी को आगे बढ़ने से रोका नहीं, इस बात के लिए टोका नहीं कि क्यों वह सिकंदर महान का रास्ता रोकने के लिए बढ़कर आगे आ गई है। वह मकटूनिया राज्य की अनिग्ध सुंदरी सिकंदर की अश्वसेना के प्रधान की इकलौती पुत्री हेलेना थी। उसके रास्ते में आ जाने से बढ़ती सेना के पग थम गए थे। उसको सामने देखते ही सिकंदर का हाथ बरबसी घोड़े की रास खींचने की ओर बढ़ गया था। घोड़ा हिनहिनाया और ठिठक गया। उसने भी गर्दन हिलाकर जैसे उस अनिग्ध सुंदरी का स्वागत किया। हेलेना, तुम। युद्ध भूमि में पीछे मुड़कर न देखने वाले सिकंदर ने हेलेना को एक नज़र देखते ही आह्लादित विस्मय के साथ कहा, मुझे यूनान नरेश के स्वागत के लिए बढ़कर नहीं आना चाहिए था। सिकंदर ने बाईं ओर साथ चल रही अश्वारोही को आंखों से संकेत किया। संकेत पाते ही अश्वारोही ने तुरंत घोड़ा खाली कर दिया। सिकंदर के संकेत को हेलेना भी समझ गई थी। वह चपलता के साथ बढ़कर खाली किए गए घोड़े के निकट आई। घोड़े के गर्दन पर हाथ थपका और सधी हुई उछाल से घोड़े की पीठ पर आ सवार हुई। एक हाथ से घोड़े की रास थाम दूसरे हाथ में थमी माला सिकंदर के गले में डाल दी। तुम्हारा स्वागत के लिए आना स्वागत योग्य है प्रिय हेलेना। आपके स्वागत युक्त शब्द मुझे बहुत ही प्रिय लगे यूनान नरेश, हेलेना ने कहा। दोनों ने घोड़े साथ साथ चलने लगे। रुके हुए सैनिकों के कदम भी बढ़ने लगे। कुछ देर के लिए वातावरण में घुला नीरव सन्नाटा एक बार फिर कोलाहल में बदल गया। जय घोष के नारे गूंजने लगे, लेकिन अब जनता के जय घोष को सुनने का होश सिकंदर को कहाँ था। उसका तो सारा ध्यान और तंद्रा षोडशी बाला की जुल्फों के पेचोखम में उलझ कर रह गई थी। उसके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। हेलेना के रूप सौंदर्य के अमृत को पीते चले जाने की इच्छा बढ़ती चली जा रही थी। उसे देखते जाने से आंखें थक न रही थी। मैं तुम्हारे लिए यूनान नरेश नहीं, अलेक्जेंडर हूँ, सिर्फ अलेक्जेंडर हेलेना। हेलेना के कथन के उत्तर में सिकंदर का मृदुल स्वर उभरा। उसे उस समय महसूस हो रहा था कि दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है और उसकी स्वयं की आवाज़ जैसे दूर से आती महसूस हो रही है। उस समय उसके दिल को इंसानी आवाज़ मिल जाती तो दिल चीख चीख कर कह रहा होता,
मैं सिकंदर का दिल बेताब हूँ अपने प्रिय के हृदय के सामने। मैं कभी इस तरह पहले नहीं धड़का, उस समय भी नहीं जबकि शत्रु की तलवार मेरे योद्धा का सिर का लक्ष्य करके लपकती होती थी और मेरा योद्धा बड़ी सफाई से लपकी हुई तलवार से अपनी तलवार की पैनी धार टकराकर बाजी उलट देता था। दुश्मन की लपकी हुई तलवार हाथों से छूट जाती थी और मेरे योद्धा की तलवार दुश्मन का सिर कलम कर उसे युद्ध भूमि में रक्त रंजित होकर तड़पते हुए छोड़ जाती थी। उस समय भी नहीं जबकि दुश्मन का लपकता हुआ भाला मेरे योद्धा के सीने की ओर लपकता मुझे बीधता हुआ पार हो जाना चाहता था। मुझे बचाने को मेरा योद्धा अपनी ढाल सामने कर देता था। दुश्मन के भाले की नोक टकराकर टूट जाती थी। उन अवसरों पर भी नहीं जबकि सैकड़ों नरमुंड खेत होकर रणभूमि में परे छटपटाते होते थे और मेरा योद्धा बैरियों की लाशों को घोड़े की टापों से रौंदता हुआ आगे बढ़ जाता था। यह कैसा एहसास है, सिकंदर का दिल सोच रहा था। यह एहसास कभी पहले क्यों नहीं जगा? दिल की आवाज़ को विवेक ने जवाब दिया, इसीलिए क्योंकि वह हेलेना उस समय से पहले युवा होकर इस रूप में कभी नहीं आई। रूप राशि की दामनी बनकर हेलेना कभी उसके जीवन में आएगी, यह सैन्य अभ्यास की दक्षता प्राप्त करते समय सिकंदर ने न सोचा था। न ही राज्य संभालने के बाद यूनान में विजय पताका फहराते हुए कभी ध्यान दिया था। तेजी से गुजरते हुए हालात ने उसे इस ओर कभी सोचने का मौका ही नहीं दिया था। यह कोई अप्रत्याशित घटना न थी। ऐसा कुछ भी न हुआ था कि हेलेना एकदम से उसके सामने आई थी और वह मंत्रमुग्ध होकर शुद्ध बुद्ध खो बैठा था। वह उसके बचपन का प्यार थी, मधुर एहसास थी। बाल्यापन की अलहरता के बीच उसके प्यार का अंकुर उपजा था और वक्त के साथ उस पर पिता के कड़े अनुशासन की पहरेदारी बिठा दी गई थी। चूँकि यह बाल्यपन की अलहरता थी, अतः सिकंदर को एहसास भी न हुआ था कि हेलेना पर उसके साथ खेलने कूदने की पाबंदी क्यों लगा दी गई है। जब वह 14वें वर्ष का किशोर था तब हेलेना 9 वर्ष की बाल्यावस्था से किशोरावस्था में पग रख चुकी चंचला थी। वह उसके पिता के अश्व सेनापति की इकलौती कन्या थी। संयोग से हेलेना के पिता का नाम भी फिलिप था, पर उसके नाम से पहले अश्व सेनापति शब्द जुड़ा होता था, दूसरे के साथ सम्राट। दोनों का नाम एक होने के बावजूद दोनों के रुतबे में एक बड़ा अंतर था, मगर यह अंतर बाल्यावस्था के खेल कूद में कभी बाधक न हो पाता था। सिकंदर ने घुड़सवारी और घोड़े पर युद्ध करने की कला अश्व सेनापति फिलिप से ही सीखी थी। चूँकि युद्ध कला अकेले नहीं सीखी जाती, इसलिए राजकुल की किशोर और किशोरियों के साथ भी होते थे। अपने बाल साथियों में सिकंदर सबसे अधिक हेलेना को पसंद करता था। इसीलिए नहीं कि वह अश्व सेनापति की बेटी थी, इसलिए भी नहीं कि क्योंकि वह अन्य सभी बालिकाओं से सुंदर थी, क्योंकि उस उम्र में सुंदरता के प्रति विशेष मोह व आकर्षण नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि 9 वर्षीय हेलेना घुड़सवारी और तीरंदाजी में अन्य सबसे कहीं ज़्यादा प्रवीण थी। उसकी घुड़सवारी की चपलता और फुर्ती को देख सिकंदर दंग रह जाया करता था। उसकी वजह यह थी कि उसने जो समय अपने विद्या अर्जन में गुजारे थे, उसमें हेलेना ने अपने पिता से बहुत कुछ सीख लिया था। इसके अलावा भी उसकी रंगों में वीर अश्वारोही पिता का रक्त दौड़ रहा था। सिकंदर की आंखों के सामने गुजरे हुए वर्षों की स्मृतियाँ एक एक करके ताज़ा हो रही थी। घुड़सवारी की कला सीखने में उसे अश्व सेनापति सेना सुननी पड़ी, इसलिए हेलेना ने जब आगे बढ़कर उसे सहयोग दिया तो स्वीकारने से सिकंदर झिझका नहीं था। शायद इसके पीछे विपरीत सेक्स का आकर्षण, हेलेना के निकट अधिक से अधिक समय रहने का मोह था, जिसे किशोरपन की शुरुआती अवस्था में सिकंदर समझ न सका था। दोनों की निकटता दिनों दिन बढ़ती गई थी। जब भी मौका मिलता वे दोनों घोड़ा दौड़ाते हुए पहाड़ियों के पीछे चले जाते और घंटों एक दूसरे से बातें करते रहते थे। उन बातों का कोई अर्थ यदि सिकंदर अब ढूंढने बैठे तो कुछ भी सामने न आ सके। हेलेना जिद करती तो सिकंदर उसके लिए जंगलों में घुसकर पेड़ों से फल
तोड़ लाता। हेलेना किसी बात पर रूठती तो सिकंदर उसका हाथ थाम मनाने बैठ जाता। एक दिन की घटना वह किसी भी तरह विस्मृत नहीं कर सकता। वह तीरंदाजी सीख रहा था। उसे तीरंदाजी सिखाने वाला बार बार एक लक्ष्य निर्धारित करके निशाना लगाना सिखा रहा था, पर सिकंदर का निशाना था कि भटक जाता था। उसे अगले दिन अन्य कुमारों के साथ तीरंदाजी की प्रतियोगिता में शामिल होना था। उसका सही लक्ष्य न भेद पाना हेलेना को दुखी कर गया था। तीरंदाजी अभ्यास क्रम रुकने पर हेलेना उसके पास आई थी। बेहिचक उसका हाथ थामकर बोली थी, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हें क्या हो जाता है। अच्छा खासा तीरंदाजी का अभ्यास है तुम्हें, पर लक्ष्य पर निशाना लगाना होता है तो तीर भटक जाता है। मेरी समझ में स्वयं नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। हेलेना, समझने की चेष्टा करो और लक्ष्य पर निगाह रखो। मैं अभी इस बात को नहीं चाहूँगी कि मेरा अलेक्जेंडर कल की प्रतियोगिता में अन्य कुमारों से पिछड़ जाए। तुम्हारे चाहने से क्या होता है? मुझे लगता है कि मैं अन्य से पिछड़ जाऊंगा। निराशा भरे स्वर में सिकंदर ने कहा था, यह तुम्हारे आत्मविश्वास की कमी है। यह आत्मविश्वास कैसे पैदा हो? अच्छा यह बताओ, जब तुम लक्ष्य पर निशाना ले रहे होते हो तो तुम्हारे ध्यान में क्या रहता है? हेलेना उसका हाथ थामे थामे पूछा था। सच बताऊं कि मेरे ध्यान में क्या रहता है? बताना ही होगा, अन्यथा तुम कभी भी सफल तीरंदाज नहीं हो सकते। स्मरण रखो कि तुम्हें अपने पिता के सपनों को साकार करना है। यूनान के बचे हुए राज्य को जीतकर पूरे यूनान को अपनी विजय पताका फहरानी है। हाँ, मुझे तो यह करना है। अच्छा, अब मुख्य विषय पर आ जाओ। इस बात को बताओ कि जब तुम लक्ष्य पर निशाना लगा रहे होते हो तो ध्यान में क्या लक्ष्य रहता है? नहीं, बल्कि मेरी निगाहों में तुम रहती हो। मेरी निगाहें तुम जिधर जिधर जाती हो उधर उधर भटकती रहती हैं। हेलेना ने एक झटके से उसका हाथ छोड़ दिया था, पीछे हट गई थी। नाराजगी भरे स्वर में बोली थी, महादेवता सद्बुद्धि दे, मेरी बुद्धि को क्या हुआ? मूर्ख, तुम्हें यह भी अभी नहीं मालूम कि जब लक्ष्य को भेदना हो तो दृष्टि और मन की एकाग्रता सिर्फ लक्ष्य पर होनी चाहिए। लक्ष्य जितना ही स्पष्ट होगा, तीर उतना ही सही निशाने पर जा लगेगा। मैं क्या करूं हेलेना, मन को एकाग्रचित नहीं कर पाता। मैं तुमसे नहीं बोलती। हेलेना ने रूठ जाने वाले अंदाज में मुंह मोड़ लिया। सिकंदर ने बढ़कर पीछे से अपनी प्राण प्रिया को मनाने के लिए उसके कंधों पर हाथ रख दिया था। मत छुओ मुझे। मेरे बारे में इसी तरह सोचते रहे तो बन चुके यूनान विजेता। तुम्हारा मुख्य लक्ष्य है यूनान विजेता बनना। तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान न देकर सिर्फ मेरे बारे में सोचते रहते हो। मेरे बारे में सोचते रहने से तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा मुझे मालूम नहीं मेरी प्रिय हेलेना। अलबत्ता मुझे यह मालूम है कि तुम सामने नहीं होती तो मन व्याकुल रहता है, दौड़कर तुम्हारे पास पहुंच जाने को दिल करता है। मेरा भी यही हाल है प्रिय अलेक्जेंडर। हेलेना ने दृष्टि नीचे किए पैर के अंगूठे को धरती में गराते हुए धीमे स्वर में कहा था। उसके मुंह से उपरोक्त कथन सुनकर सिकंदर ने बरबस उसे अपने सीने से लिपटा लिया था। दोनों देर तक भावनाओं के भंवर में खोए रहे थे। फिर हेलेना सजग होते हुए उसके अंकपास से अलग होकर धीरे से बोली थी, हमें इस हाल में कोई देख लेता तो। कथन पूरा करने के साथ साथ उसने चारों ओर सजग दृष्टि दौड़ाई थी। मन में इस बात की तसल्ली थी कि वाटिका के उस हिस्से में दोनों ही थे। दूर दूर तक उन पर निगाह डालने वाला कोई दूसरा न था। मुझे परवाह नहीं, सिकंदर ने दृढ़ता के साथ हेलेना के प्रश्न के उत्तर में कहा था। मुझे परवाह है। किस रूप में आने वाला कल के इतिहास में यह बात न लिखी जाए कि हेलेना की वजह से अलेक्जेंडर अपने लक्ष्य से भटक गया। वह अपने पिता की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए यूनान विजेता न बन सका। ऐसा नहीं होगा। मैं यूनान विजेता बनकर दिखा दूंगा। अपनी प्राण प्रिया के लिए मैं यूनान विजेता बनूंगा। और यूनान विजेता बनने के बाद क्या करोगे अलेक्जेंडर? हेलेना ने इतराते हुए पूछा था। मैं समस्त यूनान को अपनी प्राण प्रिया के कदमों में लाकर डाल दूंगा। खिलखिलाकर हंसी थी हेलेना, फिर गंभीर होकर बोली थी, जो अलेक्जेंडर एक गोल काले घेरे पर अपना तीर का निशाना नहीं लगा सकता, वह भला यूनान को मेरे कदमों में क्या लाकर डालेगा?
तुम मुझे चिढ़ा रही हो? नहीं, बल्कि मैं तुम्हें सजग कर रही हूँ कि मेरे बारे में इतना ज़्यादा सोचना छोड़ो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। मैं कल इस बात का प्रयास करूँगा कि लक्ष्य पर सही निशाना लगाऊँ। अब भी तुम्हारे विश्वास में कमी है अलेक्जेंडर। तुम्हें प्रयास नहीं करना है, हर कीमत पर सफलता प्राप्त करनी है। मैं प्रयास करूँगा। फिर प्रयास? हेलेना ने तेज स्वर में कहा था। फिर जरा सोचकर बोली, अच्छा ऐसा करते हैं, प्रातः हम जल्दी मिलते हैं। क्या इसलिए कि मैं प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से पहले ही तुम्हारे साथ पहाड़ियों की ओर चलूँ? न प्रतियोगिता में हिस्सा लूँगा, न ही हार जीत का फैसला मेरे हिस्से में आएगा। हेलेना की भवों में बल पड़े। उसने कठोर स्वर में कहा, क्या मैं तुम्हारे सामने ऐसा प्रस्ताव रख सकती हूँ? नहीं, मगर तुमने ही तो। अरस्तु जैसे महान गुरु का शिष्य होकर अगर मगर की भाषा मत बोलो अलेक्जेंडर। स्पष्ट कहो, तुम कहना क्या चाहती हो? आने वाली प्रातः को मिलो, सूर्योदय के 1 घंटा पश्चात, तभी तुम्हें बताऊंगी। अब विदा। और हाँ, इसी स्थान पर जब तुम मुझसे मिलने आओ तो धनुष और बाणों से सज्जित होकर आना। अपनी बात कहकर हेलेना चली गई थी। धनुष और बाणों सहित आने की बात से सिकंदर ने अनुमान लगाया था कि वह उसे धनुर्विद्या में पारंगत करेगी। अगली प्रातः ठीक समय पर सिकंदर धनुष और बाणों से सज्जित होकर बगीचे में जा पहुंचा था। हेलेना भी ठीक उस समय पहुंची थी। सिकंदर ने देखा था वह गंभीर थी। उसे देखते ही दौड़कर उसके पास आने और हाथ बढ़ाए जाते ही उसके अंगपास में बध जाने की जरा भी अधीरता उसमें न थी। आज मैं देखूंगी कि तुम मुझे कितना प्रेम करते हो अलेक्जेंडर। आकाश के फैलाव और सागर की गहराइयों से भी ज़्यादा मुक्तापूर्ण बातें नहीं, ना तो आकाश के फैलाव को और न ही सागर की गहराइयों को नापा जा सकता है। मुझे ऐसा प्रमाण चाहिए जो प्रत्यक्ष हो। मैं हर प्रकार से प्रमाण देने को तैयार हूँ। मैं अपने अलेक्जेंडर से ऐसी ही आशा करती थी। हेलेना ने कहा, ठीक है, धनुष बाण संभालो और अपने प्यार का परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाओ। सिकंदर ने धनुष बाण संभाला था। हेलेना ने वहाँ से चलना आरंभ किया था। वह उस दूरी पर चल कर गई जिस दूरी पर लक्ष्य का अभ्यास सिखाया जा रहा था। फिर वह घूमी। अब उसने अपने सिर पर एक सेब रख लिया था। वृक्ष की तरह सीधी खड़ी होकर बुलंद आवाज में उसने कहा, अलेक्जेंडर, तुम्हें मेरे सिर पर रखे गए सेब का लक्ष्य भेदना है क्या? सिकंदर का सधा हुआ धनुष और बाण नीचा हो गया था। लक्ष्य साधो अलेक्जेंडर। तुम्हारा कहना है कि लक्ष्य साधते समय तुम्हारी निगाहों और ध्यान में मैं रहती हूँ। अगर यह बात सत्य है तो इस समय मैं साक्षात लक्ष्य हूँ। मुझ पर पूरा ध्यान लगाओ, सिर्फ निगाह सेब पर रखो। यह तुम्हारी परीक्षा है अलेक्जेंडर, प्यार की परीक्षा। अगर तुम इस समय अपने लक्ष्य से चूक गए तो फिर न कहना कि मैं हरदम तुम्हारी निगाहों में रहती हूँ। यह कैसी परीक्षा है हेलेना? यदि लक्ष्य चूक गया तो यही तो असली परीक्षा है। लक्ष्य पर ध्यान दो, तीर चलाओ अलेक्जेंडर। हेलेना के कथन में ऐसा ओज और ऐसा विश्वास था कि अलेक्जेंडर का ढीला पड़ा हुआ धनुष बाण पुनः सध गया। उसने नेत्र मूंदे अपनी दृष्टि सेब पर जमाई। प्रत्यचा तंती चली गई और उससे अब सेब दिखाई दे रहा था और कुछ नहीं। यहाँ तक कि हेलेना के सिर का वह भाग भी नहीं दिखाई दे रहा था जिस पर सेब टिका हुआ था। प्रत्यंचा से तीर छूटा। अलेक्जेंडर की थमी हुई सांसें अब भी थमी हुई थी। यह सांस उस समय बाहर छूटी जबकि तीर सेब को बींधता हुआ पीछे वृक्ष की डाल में जा धंसा। वाह वाह, जो उससे उछल पड़ी थी हेलेना। अपनी दृष्टि घुमा उसने तीर को देखा था और दौड़ पड़ी थी अपने अलेक्जेंडर की ओर। सिकंदर की बाहें फैल गई थी। दौड़ती हुई हेलेना उसकी बाहों में समा गई। उसका मुंह चूम गहराई से आलिंगन बद्ध कर सिकंदर ने गहरी सांस भरकर कहा, तुमने तो मुझे मार ही डाला था हेलेना। नहीं, मैंने तुम्हें अपराजय योद्धा बनाया है मेरे अलेक्जेंडर। अगर लक्ष्य 2 इंच भी चूक जाता तो 1 इंच भी चूकने से सेब के बजाय मेरा मस्तिष्क तीर से बिंधता। हेलेना ने गहरी गहरी सांसें छोड़ते हुए कहा,
मगर मैं जानती थी कि लक्ष्य नहीं चुकेगा। कैसे जानती थी? विश्वास था मुझे मालूम था कि तीर छोड़ते समय तुम्हारे ध्यान में सिर्फ एक लक्ष्य रहेगा। सिर्फ तुम उस लक्ष्य से एक सूत भी ध्यान नहीं हटा सकते थे, क्योंकि उस सूरत में तुम हेलेना को हमेशा के लिए खो देते। और अगर चूक ही जाता तो बताया तो तब उस स्थिति में हेलेना इस संसार में न रहती, और मैं इस संसार में रहकर करती ही क्या, जिसका प्रेमी अन्य कुमारों से आज धनुर्विद्या में पराजित हो जाने वाला था। मैं तुम्हारी पराजय नहीं देख सकती थी अलेक्जेंडर। फिर वह प्रेमी की बाहों से अलग हो जाते हुए बोली, अब जाकर 2-4 तीर छोड़ने का अभ्यास और करो अलेक्जेंडर, ताकि मैं तुम्हारी जीत को सुनिश्चित देख सकूं। और हाँ, आज मैं उस समय प्रतियोगिता स्थल पर न रहूँगी, अपने शयन कक्ष में रहकर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगी। तुम आकर मुझे अपनी जीत का समाचार सुनाना। प्रतियोगिता स्थल पर क्यों नहीं? ताकि तुम्हारा ध्यान मुझ पर न भटके। तुम जब इस बात के लिए निश्चित रहोगे कि मैं तुम्हारे आसपास नहीं, तब तुम्हारी नज़रें मुझे ढूंढने के बजाय उस निशाने पर टिकी होंगी जिसे भेदने की आज प्रतियोगिता हो रही होगी। ऐसी निष्ठुर न बनो हेलेना, यह निष्ठुरता नहीं, युक्ति संगत बात है। जाओ अपना अभ्यास करो। तुम्हारे निशाने को सही लगता हुआ देखकर ही यहाँ से जाना चाहती हूँ। हेलेना ने जैसा कहा सिकंदर ने वैसा ही माना। इस बात को देखकर वह स्वयं सिकंदर के आश्चर्य की सीमा न रही कि उसका हर तीर सही लक्ष्य पर लग रहा था। सिकंदर को सभी प्रतियोगियों से उस दिन आगे निकलना था। वह निकला। प्रतियोगिता का निर्णय मिलने के बाद वह दौड़ता हुआ हेलेना के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर विजेता का भाव हेलेना ने दूर से ही देख लिया था। इससे पहले कि सिकंदर उसके शयन कक्ष में दाखिल हो, वह खुद दौड़कर सिकंदर के गले लग गई। अपनी प्रियतम से आलिंगनबद्ध होते हुए उसने हर्षित भाव में उसका मुंह चूम लिया था। और ऐसे ही समय में जबकि अपनी सुध बुध खोए हुए हेलेना सिकंदर की बाहों में समाई हुई थी, वह अपने पिता अश्वसेनापति फिलिप द्वारा देख ली गई। सिकंदर ने भी इस बात को जाना और हेलेना ने भी कि वे फिलिप द्वारा देख लिए गए हैं, मगर दोनों को इस बात की तनिक भी चिंता न हुई। पर अगले दिन पता नहीं संयोग घटा था या हेलेना के पिता फिलिप द्वारा शिकायत का प्रतिफल था, सम्राट फिलिप ने अपने पुत्र को इस बात का आदेश सुना दिया कि उसे आचार्य अरस्तु के अकादमी में जाकर 3 वर्ष की और शिक्षा लेनी है। प्लेटो का निधन हो चुका था। प्लेटो द्वारा स्थापित अकेडमी की जिम्मेदारी अरस्तु संभालने लगे थे। उस समय हेलेना के साथ घोड़े पर चलता हुआ सिकंदर विगत से धीरे धीरे बाहर आ रहा था। 3 वर्ष अकेडमी की कठोर अनुशासन और फिर छोटे छोटे युद्धों में पिता की छत्र छाया में उसकी संलिप्तता ने जैसे तेजी से 5 वर्ष का अरसा गुजार दिया था, उसे पता ही न लग सका था। आज वह सम्राट था। उसका प्यार सुखद स्मृतियों की तरह उससे आ मिला था। किस सोच में डूबे हो अलेक्जेंडर? उसी सोचों से उभारते हुए हेलेना ने मोहक दृष्टि डालकर पूछा था। अतीत की सोचों में, सिकंदर ने कहा। सोचों में तुमने क्या पाया? प्यार का सुखद एहसास जिसे मैं किशोरावस्था में छोड़ आया था, लेकिन अब वर्तमान में मैं अलेक्जेंडर, हेलेना ने चंचलता और शोखी के साथ कहा। हाँ, कभी तुम मेरे साथ खुलेआम पूर्ण अधिकार के साथ चल रही हो, सिकंदर ने जवाब दिया। मुझे तुम्हारे पास आना अच्छा लगा अलेक्जेंडर, उन समस्त सुखद क्षणों से कहीं 1000 गुना अच्छा जिन्हें युद्धों को जीतने के बाद मैंने संजोया है। मुझे भी तुम्हें विजेता के रूप में देखना बहुत अच्छा लगा अलेक्जेंडर। आज मैं योग्य हो गया हूँ कि तुम्हारे कदमों में समस्त यूनान को लाकर डाल दूँ। हेलेना कैसी मंद मंद मुस्कान के साथ हेलेना ने पूछा। मैं तुम्हें यूनान की सामग्री बनाना चाहता हूँ। सिर्फ यूनान की सामग्री? हेलेना ने पुरमत मंद मंद मुस्कान होठों पर सजाए रखकर कहा। यूनान को मेरे कदमों में 5 वर्ष पूर्व ही डाल चुके हो मेरे प्रिय अलेक्जेंडर। तुमने कह दिया था और मैंने यूनान को अपने कदमों में पा लिया था। अब मैं अपने प्रिय को विश्व विजेता के रूप में देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी यह इच्छा भी पूरा करूँगा, सिकंदर ने अवचलित भाव से कहा। प्लेटो राजपुरोहित की वेशभूषा में आगे